Biography of Matthew Arnold. Basically, in this section we are going to discuss Matthew Arnold. और Matthew Arnold की biography के साथ साथ हम उनके दो important questions की भी बात करेंगे that are like probably the poetry as a criticism of life, and the second question is the Arnold as a critic. So without any further delay, let's just move on to the biography of Matthew Arnold. बायोग्राफी में हमने जो चीज़ें देखनी है, दैट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वेयर ही इज़ born and where he grew up and how did he went to school and all this stuff. So first of all, Matthew Arnold was born in Lelheim, a village of Thames, in 1822. He was born in 1822. At the age of 6, he was sent to the rugby school. रग्बी स्कूल भेज दिया गया था उन्हें एट द एज ऑफ 6, जहाँ पे उनके फादर जो थे वो एक हेडमास्टर थे. और बीइंग द हेडमास्टर, अ फादर बीइंग द हेडमास्टर, वहाँ पे उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो उनके लिए प्रॉब्लम्स थी, उनको डिस्कस करें अगर हम, तो ही वॉज डायरेक्टली एक्सपोज टू द पावरफुल फेस ऑफ हिज फादर. ठीक है, क्योंकि वो हेडमास्टर थे तो उनके पावरफुल फेस को आर्नल्ड को फेस करना पड़ा था. He entered Balliol College, Oxford, where he was distinguished by winning prizes in poetry and by journal excellence in classics. कि इनको पोइट्री में प्राइजेस मिले थे, उसके साथ साथ इनको जर्नल एक्सेलेंस मिली थी क्लासिक्स में, जिसकी वजह से ये अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते थे फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स. ओके, मूविंग ऑन टू ही टॉट क्लासिक्स इन रग्बी स्कूल एज वेल, के जहाँ से वो पढ़े थे. अच्छा, जहाँ से वो पढ़े थे यानी कि रग्बी स्कूल, जहाँ पे उनके फादर भी हेडमास्टर थे, वहीं पे उन्होंने पढ़ाया भी था. उसके बाद क्या है कि ही बिकेम द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन. ठीक है, इन 1874 में लॉर्ड लैंसडाउन के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं ये. एंड ही वॉज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स एज वेल, एंड इवन फॉर 35 years he stayed at the same post. 35 years is not a small time period. He stayed at the post of inspector of the schools for more than 35 years. Okay, so moving on toward the major works. His major works are lectures on translating Homer. This is R. Lectures on translating Homer, essay in criticism, and friendships garlands. ठीक है, और इसके बाद इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशंस भी साथ दी हुई हैं. ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ की तरफ आते हैं कि उनकी डेथ कब हुई थी. तो ही डाइड ड्यू टू सडन हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी. कब और ये इनकी डेथ हुई थी 1888 में ही हुई थी. ठीक हो गया. एंड ही वॉज बरिड इन द चर्च यार्ड ऑफ लेलहिम, जहाँ पे प्रोबेबली वो पैदा हुए थे, वहीं पे उनकी डेथ हुई थी. या ही वॉज बॉर्न इन द सेम प्लेस एंड ही डाइड एंड गॉट बरिड इन द सेम प्लेस. तो ये थी हमारे पास ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द अदर पॉइंट. पोइट्री अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. अब हमने इस सेक्शन में ये चीज़ चेक करनी है कि मैथ्यू आर्नल्ड के अकॉर्डिंग पोइट्री जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कैसे है, कि कैसे उसने पोइट्री को यू कैन से कहा है या डिस्टिंग्विश किया है एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन probably asked in the examination of your semesters in the BS Literature. And if you are the students of BS English Literature, then you might meet up with the same things we are studying right here, and this would be very much useful for you. Okay, so moving forward, poetry, a criticism of life. This was the greatest contribution of Matthew Arnold to the whole literature by saying that poetry is the department of life, that poetry is the part of life, poetry is the thing that distinguishes the life. ठीक है, तो ये मैथ्यू आर्नल्ड की बहुत important एक हमारे लिए contribution कहा जा सकता है. किसमें? in the department of English literature. कि इंग्लिश लिटरेचर में उनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक आ जाती है, डिस्टिंक्टिव काम आ जाता है, कि उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ के साथ रिलेट किया था पोइट्री को. अ रिफ्यूजल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट डीलिंग विद प्लेयर. अब मैथ्यू आर्नल्ड का जो बेसिक चीज़ है कि वो ही सपोर्ट्स डायडेक्टिक आर्ट, कि वो कहते थे कि आर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के लिए नहीं लिखा जाना चाहिए, वो आर्ट जो है वो डायडेक्टिक होना चाहिए, यानी कि आर्ट फॉर लाइफ सेक होना चाहिए. उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए दैट शुड प्रमोट लाइफ, दैट शुड गिव द वैल्यू टू द लाइफ. ओके, अब यहाँ पे इस
जब क्योंकि वो डायडेक्टिक पर्सन थे, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है कि वो प्रमोट करते थे किसको, सोशल, मॉरल एंड रिलीजियस पर्पस ऑफ पोइट्री को भी। समहाउ क्योंकि डायडेक्टिक थे तो वो सोशल, मॉरल और रिलीजियस पर्पस को भी प्रमोट करते थे कि लाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए पोइट्री के साथ, एज पोइट्री शुड टेल अस, अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट समथिंग अबाउट लाइफ। Nobody can deny Arnold's statement that poetry is a criticism of life. अब आर्नल्ड की एक मेजर स्टेटमेंट, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी थी कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है। और आर्नल्ड ये कहते थे कि कोई भी स्टेटमेंट को डिले नहीं कर सकता, और बहुत सारे क्रिटिक्स का भी यही कहना था कि पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इस बात को कोई भी डिले नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेंट बरी ने कहा कि इसमें कुछ भी नई बात नहीं है कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये चीज़ तो सबको पता है, ठीक है। तो सेंट बरी सेड देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि दूसरे पोइट्स जो हैं उन्होंने भी अग्री किया, किसके साथ, आर्नल्ड के साथ, ठीक हो गया। अब उनकी जो सेइंग्स हैं हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक हमारे पास है जोबर्ट, उन्होंने 1864 में ये चीज़ कही थी, द एंड एंड एम ऑफ ऑल लिटरेचर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि एंड या एम जो है सारे लिटरेचर का, दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि लाइफ का क्रिटिसिज्म करना हमारे पास बेसिक एम या एंड है सारे लिटरेचर का, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ की अगर देखें, उन्होंने 1879 में कहा था दैट पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि पोइट्री जो है वो बेसिकली है क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ओके, अब उसके बाद हम द स्टडी ऑफ पोइट्री एक बुक है, उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस्ड है, वो 1880 में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी। उसमें एक चीज़ डिस्कस्ड है दैट पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, यानी कि पोइट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ तो है, लेकिन अंडर द कंडीशंस ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड द पोएटिक ब्यूटी, कि उसमें पोएटिक ब्यूटी को भी मेंटेन रखा जाए, और पोएटिक ट्रूथ का मतलब है पोएटिक जस्टिस, पोएटिक जस्टिस का मतलब है कि यू आर गिविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब कि अगर जो चीज़ सही है यू आर सेइंग दैट दिस इज राइट, एंड जो चीज़ गलत है यू आर सेइंग दैट दिस इज गलत, नॉट द कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यू गिव इन एनीथिंग। ओके, अब इन सारी जो हमने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं, इनसे हमें जो चीज़ सीखने को मिलती है, जो उसको अगर हम समराइज़ करें तो वो 2 लाइंस में हम समराइज़ कंप्लीटली कर सकते हैं। पहली चीज़ क्या, दैट पोइट्री इज़ द ऑल द लिटरेचर इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कि पूरा का पूरा लिटरेचर हमारे पास जो है ऑन द होल इट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, कि पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी को समझते हुए पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाउ पोइट्री क्रिटिसाइजेस लाइफ, कि पोइट्री जो है वो लाइफ को क्रिटिसाइज कैसे करती है। अब आर्नल्ड के क्रिटिसिज्म में जो हमारे पास है वो रिकंसाइलेशन ऑफ 2 ट्रेडिशंस, यानी कि वो 2 ट्रेडिशंस को रिकंसाइल करता है, उनको आपस में मिक्स एंड मैच करता है, ठीक हो गया, आर्नल्ड जो है, मैथ्यू आर्नल्ड। अब वो कौन कौन सी 2 ट्रेडिशंस हैं, दैट इज द रैशनलिज्म एंड द फेथ। अब rationalism and the faith are the 2 different things that are to be combined over and that are to be discussed in the poetry of Matthew Arnold. अब rationalism का मतलब क्या है कि any decision or any theory that is based upon reason, not upon the beliefs, not upon the religion, but the reason, ठीक हो गया। और फेथ का वी ऑल नो दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड द फेथ। ओके, अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पोइट्री जो है इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग द सिंथेसिस टू बियर एन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि उन सारे एसेंस को, उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करना जो मॉडर्न लाइफ का एसेंस है, ठीक हो गया। टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ मॉडर्न, द मेन एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न लाइफ इज नीदर द सेंस नॉट द अंडरस्टैंडिंग, neither the heart nor the imagination, but it is an imaginative reason, कि जो मॉडर्न लाइफ है उसका मकसद ना तो सेंस है ना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक हो गया, और ना ही उसका मकसद हार्ट है ना इमेजिनेशन है। तो बेसिकली जो मॉडर्न लाइफ है उसका मकसद है क्या। अच्छा, उसके बाद हम आगे ये चीज़ देखते हैं कि पोइट्री को उसने 2 तरह से क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। पोइट्री वो कहता है कि पोइट्री जो है वो लाइफ का क्रिटिसिज्म 2 तरह से है, कि लाइफ को 2 तरह से पोइट्री क्रिटिसाइज करती है। पहली चीज़ क्रिटिसिज्म बाय कंट्रास्ट, दूसरी चीज़ क्रिटिसिज्म बाय इंटरप्रिटेशन। पहले हम इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो टुवर्ड द कंट्रास्ट। सो
क्रिटिसिज्म बाय इंटरप्रिटेशन में हमारे पास क्या है कि आर्नल्ड कहता है कि द ग्रैंड पावर ऑफ पोइट्री इज द इंटरप्रिटेटिव वन, कि जो पोइट्री की ग्रैंड पावर है वो उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी इंटरप्रिटेशन है. इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि सामने वाला उस चीज़ को किस तरह से डील करता है, किस तरह से एक्सेप्ट करता है, दैट इज द इंटरप्रिटेशन. तो आर्नल्ड कहता है कि पोइट्री की जो मेजर पावर है दैट इज द इंटरप्रिटेटिव वन, बाय विच आई मीन नॉट अ पावर टू ड्रॉ आउट इन ब्लैक एंड वाइट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स. वो कहता है कि पावर जो उसकी है वो इंटरप्रिटेटिव वन है, लेकिन इंटरप्रिटेटिव पावर का मतलब ये नहीं है कि जी एक ब्लैक एंड वाइट यूनिवर्स क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इमेज में आप यूनिवर्स की पूरी मिस्ट्री घोल के सामने रख दो, ठीक है. लेकिन उसका असल मकसद क्या है, is to deal with the things, so to awaken a full and new intimate sense of them and a relationship with them. कि असल में इसका मकसद क्या है पोइट्री का. पोइट्री अब लाइफ को क्रिटिसाइज करे तो उसका मकसद क्या है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो लाइफ में हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको समझा जाए, उनको गो थ्रू किया जाए, उनकी असल जो वैल्यू है, ठीक है, उनकी जो असल सेंस है वो हमें बताई जाए, ठीक है. उसके साथ साथ हमारा उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी डिस्कस किया जाए. When this sense awakens, we feel ourselves to be connected with nature, not to be suppressed by them. कि जब ये सेंस हमें मिल जाती है तो हमें नेचर के साथ अपना जो कनेक्शन है वो ब्यूटीफुल कनेक्शन लगने लग जाता है, नॉट द सप्रेस्ड वन. तो ये सारी चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है कि इस तरह से पोइट्री की जो इंटरप्रिटेटिव पावर है वो हमें बताती है कि दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोइट्री और व्हाट इज़ द आवर रिलेशनशिप विद द नेचर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ जाता है कि पोइट्री, इस सारी चीज़ का मतलब हमारे पास क्या निकलता है, जो पीछे हमने डिस्कशन की इंटरप्रिटेशन वाली, कि पोइट्री जो है वो हमारे पास एलोकेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव, नॉट फिलोसफिकल. कि पोइट्री हमारे पास फिलोसफी का नाम नहीं है. पोइट्री हमारे पास 4-5 लोगों की सोच मिला के फिलोसफी झाड़ने का नाम नहीं है. पोइट्री क्या है, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ. इंटरप्रिटेटिव है पोइट्री, ठीक हो गया. और वो वर्ड्सवर्थ की एक स्टेटमेंट भी कोट करता है कि पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल द नॉलेज. कि पोइट्री क्या है, ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल द नॉलेज, ठीक हो गया. ओके, तो यहाँ तक हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया कि हाउ पोइट्री क्रिटिसाइजेज लाइफ बाय इंटरप्रिटेशन. अब दूसरा पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म बाय कंट्रास्ट. कि कंट्रास्ट में अगर बात की जाए तो वो कैसे पोइट्री जो है वो क्रिटिसाइज करती है. तो Noel Annan writes in introduction to the selected essay of Matthew Arnold के ये हैं एक ऑथर हैं, उन्होंने मैथ्यू आर्नल्ड के एसे के इंट्रोडक्शन में पूछा कि व्हाट इज़ पोइट्री, ठीक है. और मैथ्यू आर्नल्ड ने अपनी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट से उनका जवाब दिया कि पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है. अब यहाँ पे वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि when a critic considers a poem, it must be the idea of what life should be. कि अगर एक क्रिटिक जो है वो एक पोएम को कंसीडर कर रहा है तो उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए, टू गिव द आइडिया ऑफ व्हाट लाइफ इज और व्हाट लाइफ शुड बी, ठीक हो गया. उसके बाद आर्नल्ड ऑल्सो मेंशन इट इन द स्टडी ऑफ पोइट्री. कि द स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू आर्नल्ड की बुक है जिसमें आर्नल्ड ने ये चीज़ मेंशन भी की है कि पोइट्री को क्या होना चाहिए, पोइट्री होनी चाहिए कि ये जो आइडिया है व्हाट लाइफ शुड बी, कि पोइट्री हमें वो आइडिया दे कि लाइफ क्या है. बेसिकली वो कह रहा था कि पोइट्री शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ. अगर पोइट्री के अंदर हम बात करें तो इट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू एंड अनट्रू, एक्सीलेंट एंड इंफीरियर, साउंड एंड अनसाउंड. यानी कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हमें चीज़ें एक्सप्लेन करता है, इधर दे आर ट्रू और अनट्रू. ये एक ट्रू और अनट्रू का रिलेशनशिप है, एक्सीलेंस और इन्फीरियर का रिलेशनशिप है, साउंड और अनसाउंड का रिलेशनशिप है. और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ठीक हो गया. प्रोफेसर गैरेट हैज़ इंटरप्रेटेड दिस स्टेटमेंट ऑफ आर्नल्ड एज merely the insofar as the work possesses organic unity. ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनी हुई है उनको यूनाइट करके बनती है एक चीज़, ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स को यूनाइट करके एक चीज़ बने, दैट इज ऑर्गेनिक यूनिटी. इट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ केओस ऑफ लाइफ. कि पोइट्री या फिर कोई भी आर्ट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ केओस ऑफ लाइफ. के लाइफ के केओस, लाइफ के अफरा तफरी के क्रिटिसिज्म को हम पोइट्री कहते हैं. And this is the comment on Arnold's view. I hope you can read it. T.S. Eliot protests that Arnold's definition of poetry is a phrase to anyone who has felt the full surprise and elevation of a new experience of poetry. कि वो कह रहे हैं कि आर्नल्ड की जो पोइट्री ऑफ डेफिनेशन है वो जो है
फ्रिजिड है हर उस बंदे के लिए जिसने पोइट्री के न्यू एसेंस को उसका जो सरप्राइज एंड एलिवेशन उसके न्यू एक्सपीरियंस किया उसको फील किया। क्या आर्नल्ड ने जिस तरह से चीज़ों का एक्सप्लेन किया है उन एक्सप्लेनेशंस के बाद जिसने पोइट्री को फील किया है, ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Okay, so here ends the first question of Matthew Arnold, that is the poetry, a criticism of life. तो यहाँ पे हमने जो की पॉइंट्स अगर हम इनके बनाए तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें देखी, there are the criticism of life in two ways, ठीक है। criticism of life किस किस तरह से हमने देखा, एक था कंट्रास्ट, दूसरी चीज़ हमारे पास थी इंटरप्रिटेशन। उससे पहले हमने जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड को डिस्कस किया कि उनका वर्क किस तरह से, उनके पोइट्री के बारे में क्या व्यूज़ थे, ठीक है, कि उन्होंने पोइट्री को किस तरह से डिफाइन किया। तो हम यहाँ पे अगर की पॉइंट क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं कि व्यूज़ ऑफ आर्नल्ड ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने ये दो पॉइंट्स को डिस्कस किया इस क्वेश्चन में। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास आ जाते हैं आर्नल्ड एज अ क्रिटिक। And trust me, this is the most simple and the most interesting question that how can Arnold be explained as a critic? क्योंकि हमने पीछे मैथ्यू आर्नल्ड की हिस्ट्री पढ़ी, उनका वर्क पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ना बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अरिस्टोटल के बाद, अच्छा अब हमें पता है कि अरिस्टोटल वॉज द फेमस, वेरी फेमस क्रिटिक, एंशियंट ग्रीक क्रिटिक था, ठीक है, बहुत फेमस था। तो अरिस्टोटल के बाद कहा जाता है कि मैथ्यू आर्नल्ड वॉज द ओनली पर्सन के जिन्होंने अपनी जॉब को सीरियसली लिया। मैथ्यू आर्नल्ड वो वाहिद पर्सन थे जिन्होंने अपने जो उनका काम था उसको सीरियसली लेके किया, ठीक है, कि और उन्होंने बताया कि क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं और दूसरों को भी ये समझाया कि क्रिटिसिज्म के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज होते हैं, उन्होंने वो लॉज एस्टैब्लिश किए बेसिकली। ओके, स्कॉट जेम्स ने इनके बारे में बहुत ही प्यारी बात कही है। वो कहते हैं कि फॉर हाफ अ सेंचुरी आर्नल्ड्स पोजीशन इन द कंट्री वाज कंपैरेबल विद दैट ऑफ वल्नरेबल ग्रीक, यानी कि अरिस्टोटल वो कहते हैं कि हाफ सेंचुरी तक जो आर्नल्ड की पोजीशन है वो ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक है उसके साथ कंपेयर की जा सकती है, उसके लेवल पे बराबर ला के रखी जा सकती है। यानी कि जो स्कॉट जेम्स हैं वो आर्नल्ड को अरिस्टोटल के बराबर ला रहे हैं, ठीक हो गया। इज द रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड इन्फ्लुएंस ही एक्सरसाइज, यानी कि उनके जो काम है उसके वाइड इन्फ्लुएंस की बेस पे, एंड द मार्क्स ही इम्प्रेस्ड अपॉन क्रिटिसिज्म, और उन मार्क्स की बेस पे, उन निशानात की बेस पे जो इन्होंने क्रिटिसिज्म की जो ज़मीन है उसके ऊपर छोड़े, ठीक हो गया। तो ये स्कॉट जेम्स के व्यूज़ आ गए हमारे पास मैथ्यू आर्नल्ड के क्रिटिसिज्म को लेके। अब कंट्रास्टेड द वर्क ऑफ आर्नल्ड विद सॉर्ट ऑफ अरिस्टोटल, ठीक है, हमें पता लग गया यहीं पे कि उन्होंने मैथ्यू आर्नल्ड के वर्क को अरिस्टोटल के साथ कंपेयर किया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अरिस्टोटल जो था वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक एंशियंट को जानता था, यानी कि ग्रीक क्लासिक्स को जानता था, अरिस्टोटल जो था, लेकिन आर्नल्ड जो था उसके पास बहुत नॉलेज था, उसके पास बहुत सारा लिटरेचर था उस तमाम नेशंस का, तमाम एजेस का जो उससे पहले गुजरी हैं, ठीक हो गया। तो आर्नल्ड बेसिकली जो अरिस्टोटल से ज़्यादा नॉलेजफुल था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल जो था वो लिमिटेड था उन चीज़ों को जो उसको अवेलेबल थी, यानी कि ग्रीक तक, लेकिन आर्नल्ड जो था उसके पास तो बहुत लिटरेचर था। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कि अरिस्टोटल जो था वो क्यों लिमिटेड था, क्योंकि उसके पास था ही सिर्फ ग्रीक का नॉलेज, लेकिन जो आर्नल्ड था वो क्यों लिमिटेड था, उसके पास तो बहुत सारा लिटरेचर था, लेकिन वो लिमिटेड था ऑन द बेस ऑफ हिज ओन चॉइस टू व्हाट इज कॉमन एंड नॉन थ्रू आउट द वर्ल्ड एट दैट टाइम, कि उस टाइम में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली चीज़ थी और जो सबसे ज़्यादा कॉमन और ईजी टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड थी, आर्नल्ड ने उसको पकड़ा, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया। He reputed the idea that critic should be abstract lawgiver. Critic को abstract lawgiver होना चाहिए, उसको laws देने चाहिए, rules and regulations देने चाहिए, ठीक हो गया। Arnold deals with the aspects of criticism totally unknown to Aristotle. अब यहाँ पे एक important key point आ गया कि आर्नल्ड ने उन चीज़ों को डील किया जो कि अरिस्टोटल जिनको जानता ही नहीं था, अरिस्टोटल को पता ही नहीं था उन चीज़ों का, आर्नल्ड ने उन चीज़ों को डील किया। सेंटबरी हैज़ डिस्कस्ड आर्नल्ड इन रिलेशन टू अदर क्रिटिक्स। अब सेंटबरी ने आर्नल्ड को दूसरे क्रिटिक्स के रिलेशनशिप में डिस्कस किया कि उनके वर्क्स के साथ कंपेयर करके डिस्कस किया। पहले हमने पढ़ा व्यू स्कॉट जेम्स का, अब हम पढ़ रहे हैं व्यू सेंटबरी का। ओके,
वो कहते हैं कि आर्नल्ड हैज़ नो रोबस्टनेस ऑफ जॉनसन, जॉनसन की रोबस्टनेस नहीं थी उसके पास। द सुप्रीम क्रिटिकल रीजन ऑफ कॉलरेज, कॉलरेज की सुप्रीम क्रिटिकल रीजन नहीं थी, ठीक है। ना ही उसके पास सब्लाइम एंड इंस्पायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ड्राइडन थी। ये इनके वर्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि आर्नल्ड के पास नहीं थी। लेकिन उसके पास क्या था, ही हैज़ द एग्जैक्टर नॉलेज देन ड्राइडन। पहले उन्होंने क्या कहा कि आर्नल्ड हैज़ नो न्यू सब्लाइम एंड इंस्पायर्ड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ड्राइडन, कि ड्राइडन के वर्क की इनकंसिस्टेंसी, इंस्पायर्ड इनकंसिस्टेंसी और सब्लाइम उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास ड्राइडन से भी ज़्यादा एग्जैक्ट नॉलेज था, ठीक है। द फिटनेस ऑफ हिज जजमेंट शोज दैट फाइनर बिसाइड जॉनसन एंड ब्लंटनेस, ठीक है, कि उसका जो काम था वो जॉनसन के काम से ज़्यादा फाइन था, ज़्यादा एक्सप्लेन था, ज़्यादा करेक्टली डिफाइंड था, ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि ही कुड नॉट वूल गैदर लाइक कॉलरेज, कि वो कॉलरेज ने जिस तरह लैम्प के अंदर वूल गैदर किया, जिस तरह से उसने आइडियाज़ को कलेक्ट किया, वो कहते हैं कि वो उस तरह नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ही हैज़ अ लॉट ऑफ लिटरेचर टू हैंडल। और उसने जो क्रिटिसिज्म को लिया, जिस तरह से उसने लिटरेचर को लिया, दैट वाज अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग, अगर उसको डिस्कस किया जाए, देखा जाए तो। ओके, तो अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म में उसका जो कंट्रीब्यूशन था उस पे, कि मैथ्यू आर्नल्ड, पहले हमने क्या डिस्कस किया, दैट वर द व्यूज ऑन मैथ्यू आर्नल्ड्स क्रिटिसिज्म, व्यूज ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ आर्नल्ड, दूसरे ऑथर्स के व्यूज। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैथ्यू आर्नल्ड वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर, मैथ्यू आर्नल्ड वो पहला बंदा था जिसने ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि लोग जो हैं वो पोइट्री पढ़ के हील भी हो सकते हैं, कंसोल भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो अवेकनिंग है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो लिटरेचर को कितना समझते हैं। यानी कि एक कंट्री है, अगर उसकी अवेकनिंग का मैटर डिपेंड्स अपॉन कि वो चीज़ों को कितना अच्छी तरह से इंटरप्रेट करता है, किस तरह से वो एक फाइनल लिटरेचर को समझने की कोशिश करता है, उसकी अवेकनिंग उस कौम की उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ओके, और उसके बाद वो कहता है कि ही वॉज द फर्स्ट टू आर्ग्यू दैट स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन देयर बीइंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स डिवोटेड टू आइडियल ऑफ स्प्रेडिंग कल्चर, के उसका वो कहता है कि वहाँ के किसी भी एक कौम के जो है वो डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो तब स्टार्ट होती है, वो उस चीज़ पे बेस्ड होती है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो लिटरली अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद आर्नल्ड सॉ अ क्रिटिक वेरी डिफरेंटली। अब यहाँ से उसका क्रिटिसिज्म के अंदर काम शुरू होता है कि उसने क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिफरेंटली देखा। उसने क्रिटिक्स को स्कॉलर्स की तरह नहीं देखा जो कि अरिस्टोटलियन लॉज को डिड्यूस करके अटैच करें, उनको ब्रेक डाउन करके, उनको समझ के उनको पोइट्री पे लगाएं, ठीक है। कोई उसने स्कॉलर नहीं समझा उनको, और ना ही उनको कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट समझा जो कि माइंड की फैकल्टीज जैसे कि फैंसी और इमेजिनेशन को डील करें, जिस तरह हम कॉलरेज की बायोग्राफी या लिटरेरिया में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका क्या है कि नो थ्योरी ऑफ सब्लाइम नॉट डिड ही डिवाइडेड द वर्क्स ऑफ आर्ट इनटू सेंटिमेंट्स एंड नेरेटिव्स इनटू क्लासिकल रोमांटिक्स, कि उसने वर्क्स ऑफ आर्ट को भी डिवाइड नहीं किया, उसके पास नो थ्योरी, ही हैज़ नो थ्योरी एंड ही नॉट इवन डिवाइडेड द वर्क्स इनटू कैटेगरीज, ठीक है। अब वो कहता है कि क्रिटिसिज्म जो है वो किसी चीज़ की ब्रांच नहीं है, ठीक है। क्रिटिसिज्म अपने आप में एक ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी है, ये कोई एक्सटर्नल क्राफ्ट की तरह नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट एक अपने आप में कंप्लीट आर्ट है। वो कहता है कि इट हैज़ नॉट टू बी द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैगजीन, कि इसको मैगजीन के लास्ट क्वार्टर पे नहीं होना चाहिए, और इसको कंप्लीट अटेंशन चाहिए। क्रिटिसिज्म किए जाने के लिए एक कंप्लीट अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम में लोगों को क्रिटिसिज्म की इतनी सेंस नहीं थी, एंड द पीपल यूज व्हाट पीपल यूज टू डू वाज लाइक टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ द नॉवेल्स, और एट द एंड ऑफ द मैगजीन्स और द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैगजीन, कि उसको एक फुली इग्नोर्ड चीज़, कि अगर वहाँ तक कोई पहुँचा तो पढ़ लेगा, ना पहुँचा तो दैट्स ओके। लेकिन आर्नल्ड ने ये चीज़ बताई कि क्रिटिसिज्म इज आर्ट इन इटसेल्फ, और इसको भी ज़रूरत है कंप्लीट अटेंशन दी जाने की। इट शुड नॉट be the part of the last quarters of anything. When it comes to the function, it serves as the bottom of criticism of life. कि अगर ये फंक्शन की बात करें मैं क्रिटिसिज्म की, तो ये जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, बेसिक चीज़ जो है, ठीक है। अ क्रिटिक नीड टू स्पेशल क्वालिटीज़। अब एक क्रिटिसिज्म करने के लिए क्रिटिक को दो स्पेशल क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। वो दो स्पेशल क्वालिटीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वुड बी रिलेटेड टू नो पार्टीज,
कि ना पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई सोशल पार्टी, ना कोई और पार्टी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ही शुड द डिसइंटरेस्टेडनेस ऑफ द सेंस ऑफ व्हाट इज करेक्ट, कि उसको सेंस होनी चाहिए कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ठीक हो गया। अब वाई इज दिस सो, अ क्रिटिक मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज प्रैक्टिकली एफिशिएंट, कि क्रिटिक को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली एफिशिएंट है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। वो इतना छोटा सा काम नहीं है कि दो लोगों के आर्ग्यूमेंट के बीच में एक को सही एक को गलत साबित करना। वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि उसने एक बेस को डिफाइन करना है, कि अगर हम कह रहे हैं कि पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो उसने उस थ्योरी को जस्टिफाई करना है। क्रिटिसिज्म ने ये काम करना है, क्रिटिक ने ये काम करना है। तो क्रिटिक मस्ट हैव टू बी नॉन और अवेयर ऑफ व्हाट इज प्रैक्टिकली एफिशिएंट, ठीक हो गया। और अब वो उसको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करनी और आइडियल स्टैंडर्ड्स पे काम करना, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि जब एक क्रिटिक जो है वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को करना शुरू करेगा, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को सीखना शुरू करेगा। यहाँ तक तो बात होगी कि आर्नल्ड ने क्रिटिसिज्म में क्या रोल प्ले किया। नाउ इफ वी कम टू द थिंग, तो हम आ जाते हैं उसकी लिमिटेशंस की तरफ, कि उसकी लिमिटेशंस क्या थी। इसके पूरे कॉर्पस में हमें कहीं भी एक कोई भी कंपाइल्ड कोहेरेंट थ्योरी ऑफ पोइट्री नहीं मिलती। पहली लिमिटेशन, कि जहाँ पे आर्नल्ड ने पोइट्री को डिफाइन किया वहाँ पे उसका मतलब सिर्फ यही है कि उसने सिर्फ पोइट्री को डिफाइन किया, ना 1% ऊपर ना 1% नीचे। जहाँ पे आर्नल्ड का बेसिक मकसद जो था दैट वाज, अगर हम उसकी थ्योरीज को देखें तो उसके अकॉर्डिंग उसका बेसिक मकसद वाज ओनली टू प्रूव दैट द गुड पोइट्री इज यू कैन से गुड देन द बैड पोइट्री, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, गुड पोइट्री इज बेटर देन द बैड पोइट्री। उसके बाद आर्नल्ड क्रिटिसिज्म वाज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन रादर देन एनालिसिस, कि आर्नल्ड के क्रिटिसिज्म में हमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मिलती है, एनालिसिस कम मिलता है, ठीक हो गया। मोस्ट सिडक्टिव टू द ग्रेट विक्टोरियन पंडित्स, के विक्टोरियन पंडित्स के लिए बहुत ज़्यादा सिडक्टिव था, सिड्यूस कर सकता था उनको अपनी बातों के थ्रू, अपनी बिहेवियर्स के थ्रू। More wittily intelligent and Ruskin Creel, he never dulls the vast contradictions that underline in Program for Poetry. Never dulls the vast contradictions that underline in Program for Poetry and the Civilization of England in any way do not diminish its fascination. The final thing we feel is that Arnold did not have heart and head saying the likely things. कि आर्नल्ड ने जो कुछ कहा, कहीं ना कहीं आर्नल्ड के दिल और दिमाग में जो चीज़ें वही सेम नहीं है, ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल था, वो जो है हमारे पास सेडक्टिव टू द विक्टोरियन पंडित्स एंड पोइट्स था, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास ये आ जाती है कि इसके पूरे कॉर्पस में, पूरे वर्क्स में हमें कहीं भी क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा। इसके जो लिटरेचर के मेजर वर्क्स हैं, जैसे कि कोई शेक्सपियर का प्ले हो गया, कोई सोनेट हो गई, कोई जो है हमारे पास मिल्टन की पोइम्स होगी, वर्ड्सवर्थ हो गया, कीट्स हो गया, उस पर किसी पे भी हमें कोई भी पोइट्री देखने को, कोई भी क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन आर्नल्ड एज अ क्रिटिक ख़त्म होता है। एंड आई होप मैथ्यू आर्नल्ड के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, और समहाउ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी होती है, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन आंसर द क्वेश्चंस यू हैव इन योर माइंड रिलेटेड टू मैथ्यू आर्नल्ड. We'll see you in the next video. Thanks for watching, and I hope you found this video useful. Stay safe. Bye bye. See you in the next video.